संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। मुझे इस वाली बात का पूरा एहसास है बच्चे लोग कि कहीं ना कहीं इंग्लिश को लेकर हमारा जो संघर्ष है ना वो बहुत कठिन हो जाता है। हम लोग कोशिश बहुत करते हैं कि यार इंग्लिश हम लोग को समझ में आ जाए, इंग्लिश में हम लोग अच्छा परफॉर्म कर लें, इंग्लिश कहीं से तो हम लोग कुछ ना कुछ तो नंबर गेन कर लें। लेकिन ये जो इंग्लिश है थोड़ी ट्रिकी लैंग्वेज हो जाने के कारण हम लोग कोशिश बहुत करते हैं, सीखने का प्रयास भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन सही करने जाते हैं गलत हो जाता है, नंबर लेने जाते हैं निगेटिव मार्क खा के आ जाते हैं। मुझे इस वाली बात का पूरा एहसास है। और ये संघर्ष उन बच्चों के लिए कठिन ज्यादा हो जाता है जिन्होंने अपनी जो पढ़ाई है स्कूल लेवल से इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में की होती है। तो वो सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़कर आए होते हैं और अचानक से जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार होने जाते हैं तो गणित वणित तो बहुत फोड़ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश उनके लिए एक दर्द बन जाता है। और यही जो इंग्लिश है, जो बच्चे लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आए होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक वरदान बन जाता है। अब क्यों आ रहा है इतना मेजर डिफरेंस? क्यों कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है इंग्लिश को लेकर? क्यों कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है इंग्लिश को लेकर? अब मैं ना उन सारी ही चीजों पर बात करने वाला हूँ। और इस वाले पूरे वीडियो में मैं आपको CGSI मेंस के हिसाब से पूरा कंटेंट शेयर करूंगा। इसके अलावा इसके जो भी एग्जाम्स है व्यापम के, चाहे पटवारी के, या फिर जैसे मान लिया अगर कोई बच्चे लोग PSC वगैरह इसके पहले जो पटवारी वगैरह जो एग्जाम दिए होंगे, उन सभी के लिए जो है मैं इन चीज़ों को कवर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, पॉइंट आ रहा है आपको समझ में? तो ये वाला लेक्चर हम बच्चों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है कि कहीं ना कहीं जिस चीज़ों को लेकर हम लोग परेशान हो रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, CGSI का मेंस का पेपर आने वाला है, उसके लिए कैसे तैयार करें, इंग्लिश 75 मार्क्स का आपके एग्जाम में ये आने वाला है, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत डिटेल में सारी जानकारी डिस्कस करने वाला हूँ। मैं हूँ राकेश तलरेजा, इस लेक्चर को प्रेजेंट करूंगा मैं। और इस लेक्चर की PDF लेने के लिए आप मुझसे टेलीग्राम चैनल @राकेश तलरेजा में मुझसे जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ सर की जो PDF है मेरे लिए इफेक्टिव रहती है, मुझे PDF चाहिए, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल @तलरेजा राकेश में मुझसे जुड़ भी सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग नोट्स शेयर किए हुए हैं आप बच्चों के लिए। आप बच्चे चाहें तो मुझसे उस टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी क्वेरीज वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं समय न ज़ाया करते हुए। मैं आज क्या डिस्कस करने वाला हूं कि CGSI मेंस के हिसाब से जो 75 मार्क्स का जो इंग्लिश आने वाला है, उस इंग्लिश में हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, किन किन टॉपिक को ध्यान देकर हमें काम करना है। ठीक है, चलिए इत्मीनान से सुनते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें CGSI मेंस के हिसाब से कवर करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैंने उसकी पूरी लिस्ट आप बच्चों के लिए तैयार कर रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो सबसे पहला जो टॉपिक कवर करना है वो है ईडियम्स। आपके एग्जाम में ईडियम्स फॉर श्योर पूछे जाएंगे। मेरा अंदाज है 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ईडियम्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेसेस क्या होता है, इसको हिंदी में दरअसल मुहावरे बोलते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में इंग्लिश के मुहावरे दरअसल एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इडियम्स उन्होंने यूज कर लिया, जैसे उन्होंने कहते हैं रेनिंग लाइक अ कैट एंड डॉग, है ना, मतलब उन्होंने इस तरह से अगर टर्म्स यूज किया तो वो दरअसल इडियम्स के कंटेक्स्ट में ऐड होते हैं, जिसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछी जाएगी। क्लोज टेस्ट पर मेरा अनुमान है कि आपको 5 क्वेश्चन तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में CGSI मेंस के एग्जाम में 5 क्वेश्चन तक आपको क्लोज टेस्ट पूछी जा सकती है। ठीक है, 5 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा, देखो क्या करेंगे, एक बड़ा सा पैसेज दे देंगे और उस बड़े से पैसेज में ऐसा करेंगे कि बीच बीच में ना ब्लैंक्स डाल देंगे। ठीक है, बीच बीच में अगर वो ब्लैंक्स डाल देंगे तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना रहेगा। या फिर क्या करेंगे कि कोई पैरा जंबल बना देंगे, एक पैसेज दे देंगे जिसके सेंटेंसेस को आगे पीछे कर देंगे और बोलेंगे इसको सही ऑर्डर में जमाओ, है ना, ये भी क्लोज टेस्ट का ही पार्ट होता है। या फिर क्या करेंगे, एक बड़ा सा पैसेज दे देंगे और उस पर 3-4 क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे इस वाले सेंटेंस, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो, ऊपर एक पैसेज को रीड करके, उसको रीडिंग कंप्रहेंशन भी हम लोग बोलते हैं, तो वो सब कुछ क्लोज टेस्ट में काउंट हो जाता है। तो ये सारा का सारा जो सेक्शन है वो क्लोज टेस्ट में आपको पूछा जाएगा, जिसमें मेरा अंदाज है कि इस एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है। वोकैबुलरी का दरअसल ये पार्ट होता है। दरअसल आपसे एग्जाम में ना शब्दों का समानार्थी और उसके विरोधी शब्द बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो समानार्थी और विरोधी शब्द के लिए मैंने आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। इस वीडियो के एंड में मैं समानार्थी और विरोधी शब्द के लिए आपको बहुत बढ़िया चीजें भी शेयर करने वाला हूं, एंड तक मेरे साथ बने रहना। तो सिनोनिम के 2 क्वेश्चन, एंटोनिम के 3 क्वेश्चन, तो इस सेक्शन से भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है।
एसआई के मेंस एग्जाम में, ठीक है। और इसके अलावा क्या पूछा जाएगा सर, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा कि भाई एक पूरा सेंटेंस बना रहता है, उसमें ब्लैंक आपको या तो टेंस के फॉर्म वाला या तो प्रीपोजिशन के फॉर्म वाला वो पूछता ही पूछता है। ये भी आपके एग्जाम में एकदम फॉर श्योर आने वाला कंटेंट है। और क्या पूछेगा भाई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट बेसिकली ग्रामर पर बेस्ड होता है। क्या करेगा कि ना ग्रामर के कुछ रूल्स पर बेस्ड आपको कुछ सेंटेंस लिख कर दे देगा और पूछेगा उस वाले सेंटेंस में किस जगह पर एरर है, बिल्कुल आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अंडरलाइन सेंटेंस, अंडरलाइन सेंटेंस में क्या करेगा वो कि एक पूरा सेंटेंस बना देगा और उस सेंटेंस में बोलेगा कि कौन से वाले पार्ट में आपको एरर दिख रहा है उसको आप अंडरलाइन करवाएगा, है ना। इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। अंडरलाइन सेंटेंस दरअसल दोनों ही ग्रामर बेस्ड होते हैं, इस पर भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। स्पेलिंग एरर हमेशा पूछा जाता है, ये कंप्लीटली जो है वोकैबुलरी पर बेस्ड होता है। आपकी वोकैबुलरी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छे तरीके से आप शब्दों की स्पेलिंग को सही तरीके से डील कर पाओगे। स्पेलिंग एरर आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाला कंटेंट है। मेरा अनुमान है 2 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर के वो बिल्कुल पूछेगा। वन वर्ड हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाएगा। वन वर्ड पूछेगा आपसे, वन हु हेट्स वुमन, वन हु हेट्स मैरिज, इस तरह के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछेगा। तो आपको इन शब्दों का वन वर्ड पता होना चाहिए। वन वर्ड पर आपको 3 क्वेश्चन मेरा अनुमान है पूछे जाएंगे। तो ये मैंने आपसे क्या किया, ये मैंने इंग्लिश का आपसे ना पूरा डिटेल सेक्शन शेयर कर लिया। इस डिटेल सेक्शन में मैंने आपको बताया कि कौन से वाले सेक्शन से कौन सा वाला जो जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अनुमानता, और उसके हिसाब से आप प्रायोरिटी सेट कीजिए और उसके हिसाब से आप सीजीएसई के मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए कि यार मेरे को ना इन सारे सेक्शंस पर ना फोकस करना स्टार्ट करना है। सर ने मेरे को लिस्ट बनाकर दे दी है, अब मेरे को उस पर काम करना स्टार्ट करना है। मैं भी आपके साथ में लगातार काम करता जाऊंगा, लेकिन अगर आप बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो हमारे ही सीजीपीएससी नॉलेज ऐप पर, आप जिसे प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं, उस ऐप पर आप जाकर इंग्लिश का रिकॉर्डेड वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। हमने आप बच्चों के लिए इंग्लिश का रिकॉर्डेड वीडियो डाउनलोड पूरा रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, जिसे आप बहुत आराम से एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सी फी पर आप उस वाले कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको सारा का सारा ग्रामर, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेसेस, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया हुआ है। आप उस कोर्स को सीजीपीएससी नॉलेज ऐप पर जाकर बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। मैं आने इसी वाले वीडियो सेक्शन में आपसे हेल्पलाइन नंबर भी शेयर करूंगा। आप उस हेल्पलाइन नंबर पर भी जाकर चाहें तो अपना जो कोर्स है उसके लिए इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामर में आपको किन किन चीजों को पढ़ना है, सीजीएसई मेंस के हिसाब से ग्रामर में आपको किन किन चीजों को पढ़ना है, एक बार मैं उसको समझा देता हूँ, इत्मीनान से उसे देख लीजिए। ग्रामर में आपको सबसे पहले वर्ब पढ़ना है, वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद सब दूसरा आप पढ़ेंगे टेंस। ये मैंने जो जिस ऑर्डर में लिखा है ना, ये मैंने इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में लिखा है कि कौन से वाले टॉपिक पर ग्रामर में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उनको पहले पढ़ना है। जब आप रिकॉर्डेड वीडियोस मेरे देखेंगे तो उसमें मैंने ये सब कुछ कवर करवाया हुआ है, हर एक सेक्शन में कवर करवाया हुआ है। तो आप उन वीडियोज में जाकर एक एक चीज को बहुत आराम से रीड करते हुए पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का मैंने एक्सेस दे रखा है जिसमें सारे नोट्स अवेलेबल है, मेरा एक्सेस मैंने दे रखा है जिसमें आप चाहें तो मुझसे कोई भी डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। तो कुछ ही अब मेरा ख्याल है 512 रुपीज का वो कोर्स है जिसमें हमने सारा का सारा जो डिटेल है, सारा का सारा डिटेल कंटेंट है वो आपके लिए रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, जिसे आप चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा इत्मीनान से सुनो। वर्ब आपको सबसे पहले पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, टेंस आपको पढ़ना है, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ना है, क्वेश्चन टैग पढ़ना है, कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने हैं। क्वेश्चन टैग पर हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, कंडीशनल सेंटेंसेस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ये आपको बिल्कुल कवर करने हैं। प्रीपोजिशन सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जब भी मैंने ग्रामर आप बच्चों से शेयर किया, मैंने हमेशा से वाली बात कही है कि प्रीपोजिशन पर क्वेश्चन फॉर श्योर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सीजीएसई मेंस के हिसाब से, आप बच्चों को इसे मिस नहीं होने देना है, ठीक है। फिर इन्फिनेटिव टर्म्स और जिरंड आपको बिल्कुल इसका कवर करना है। इन्फिनेटिव टर्म्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक जस्ट पॉइंट आपसे मैं शेयर करूं, जैसे मैं कहता हूं डू, डज और डिड। एक और टर्म आता है डूइंग, DOING, तो वो इन्फिनेटिव में दरअसल काउंट होता है ना। फिर है पार्टिसिपल फॉर्म। भाई टेंस के 2-3 फॉर्म होते हैं, एक होता है सिंपल पास्ट, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल, उस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इन्वर्जन, मूड बेस्ड क्वेश्चन। मूड बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, जब इंसान ना कुछ इच्छाएं रख रहा होता है। अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, मतलब अगर मैं इस देश का राजा होता, तो ये मूड बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी मैंने कवर करवाया हुआ है, इस पर भी एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस, वॉइस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम खुद भी जानते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच,
जो नरेशन है और जो वॉइस है, इस पर भी आपके एसआई के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए हम बच्चों को तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर देनी है, थोड़ा भी हमको समय नहीं जाया करना है, ठीक है। और क्या पूछा जाएगा सर हमसे? हमसे पूछा जाएगा अब इसके अलावा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ग्रामर होता है, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया, जो आपको पहले पहले पढ़ना है। ये जो मैंने लिस्ट जो शेयर करी है ना, इस लिस्ट में मैंने इंपॉर्टेंट कवर किया हुआ है, जिसको आपको पहले पहले पढ़ लेना है। और इसके अलावा हमको क्या क्या कवर करना है, अगर हमारे पास समय है तो आप ये भी टॉपिक्स कवर करके जाएंगे, इस पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा फॉर श्योर, ठीक है। जैसे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है नाउन पर। नाउन पर कैसे क्वेश्चन आएगा कि भाई कोई सेंटेंस बना देगा और उसमें आपको नाउन पहचानने के लिए नहीं बोलेगा, उसमें नाउन के कुछ नियम होते हैं, पॉइंट है समझ में, ग्रामर के नियम होते हैं, और उन ग्रामर के नियम पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, स्पॉट द एरर करवाएगा, उसमें एरर आपको खुजवाएगा, ठीक है। प्रोनाउन के आपको कवर करना है, एडजेक्टिव कवर करना है, आर्टिकल कवर करना है, एडवर्ब कवर करना है, प्रीपोजिशन कवर करना है, सीन आ रहा है आपको समझ में। तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है? मेरे पास अभी एक बच्चे का मैसेज आया, मेरे से पूछ रहे थे कि सर प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपका कोर्स ज्वाइन किया हुआ, मुझे जानना है कि इसमें क्या फर्क होता है, थोड़ा सा आप मुझे डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं एक बार आप बच्चों को डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अमिताभ बच्चन इज अ फैबुलस एक्टर, तो अमिताभ बच्चन यहां पर नाउन है। अब मैं फिर से बोलता हूं, अमिताभ बच्चन इज अ फैबुलस एक्टर, अमिताभ बच्चन लिविंग इन मुंबई, अमिताभ बच्चन हैज अ सन नेम अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन स्टिल पुटिंग फैबुलस एफर्ट इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब मैं ऐसे सेंटेंस बोल रहा हूं, अमिताभ बच्चन इज फैबुलस एक्टर, अमिताभ बच्चन लिविंग इन मुंबई, अमिताभ बच्चन हैज हाइट 6 फीट समथिंग, तो मैं जब बार बार अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन बोलता रहता हूं तो सेंटेंस जो है ना सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैंने बोला अमिताभ बच्चन इज अ फैबुलस एक्टर, अमिताभ बच्चन लिविंग इन मुंबई, अजीब लग रहा है। लेकिन जब मैं कहता हूं अमिताभ बच्चन इज अ फैबुलस एक्टर एंड ही इज लिविंग इन मुंबई, तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है बोलने में। तो ना जब एक ही शब्द की बार बार रिडंडेंसी होने लगती है सेंटेंस में, तो वो जो सेंटेंस है ना थोड़ा सा सुनना या फिर उस पर बोलना अजीब सा लगने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिडंडेंसी को रोकने के लिए नाउन की जगह पर प्रोनाउन लगाते हैं। तो मैंने क्या बोला, अमिताभ बच्चन इज ए फैबुलस एक्टर एंड ही इज लिविंग इन मुंबई, तो ये जो ही है वो दरअसल प्रोनाउन हो गया, जो अमिताभ बच्चन नाउन की जगह पर लिखा गया। सीन है आपको समझ में। तो प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर प्रोनाउन क्या क्या होते हैं वो बता दीजिए हम लोगों को, तो प्रोनाउन दरअसल होता है ही, प्रोनाउन होता है हमारे पास ही, शी, इट, दे, ये प्रोनाउन है जो हम लोग यूज करते हैं, यू भी यूज करते हैं, ठीक है। ये वो प्रोनाउन है जो हम लोग यूज करते हैं। ही दरअसल मान लिया कोई मेल है और सिंगुलर है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना। शी हम लोग यूज करते हैं फीमेल और सिंगुलर के लिए, इट हम लोग नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं, दे हम लोग प्लूरल के लिए यूज करते हैं, है ना। तो ये यू दरअसल वो सेकंड पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो ये जो सारे हैं ये प्रोनाउन है जो यूज किए जाते हैं नाउन की जगह पर। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, गॉट इट। अब अगला टर्म है एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों लोग, थोड़ा सा एक बार एडजेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं, जरा सुनना मुझे। तो एडजेक्टिव वो टर्म्स होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव आर द टर्म्स विच डिफाइंस प्रोनाउन या विच क्वालिफाइज नाउन। तो एडजेक्टिव वो टर्म होंगे जो नाउन की विशेषता बताएंगे। कैसे, जैसे मैंने कहा ही इज अ बॉय, अब यहां पर ये जो ही है ना, ये जो ही है ना ये प्रोनाउन है, और ये जो बॉय है ना ये नाउन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं बोलूं ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, तो अब यहां पर ये ही जो है वो प्रोनाउन है, बॉय जो है नाउन है। अब लड़का तो है लेकिन अच्छा लड़का है, तो ये जो गुड है ये हो गया एडजेक्टिव जो इस नाउन को दरअसल क्वालिफाई कर रहा है। पॉइंट है आपको समझ में। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं, एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन को परिभाषित करने आते हैं, नाउन को क्वालिफाई करने आते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन। आइडिया एक्सेप्ट हो आप सारे बच्चों को, यहाँ तक कंफर्टेबल है हम सारे बच्चे लोग, सीन क्लियर है। तो प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना। अब से एग्जाम में बिल्कुल इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। आर्टिकल हो गया, एडवर्ब हो गया,
प्रिपोजिशन हो गया। प्रिपोजिशन तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एग्जाम में इसके बिल्कुल क्वेश्चन पूछे, आपको रेडी रहना है इसके लिए, है ना। तो ये वो सारा सिलेबस है जो आप बच्चों से CGSI के मेंस के एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसको मैंने आप बच्चों के लिए टाइप्ड फॉर्म में कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कवर करने वाला हूँ, क्योंकि ना हमारे एग्जाम के हिसाब से ना बच्चों लोग वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में बिल्कुल वोकैबुलरी के खूब सारे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो हम लोगों को ना वोकैबुलरी के थोड़ा सा एफर्ट डालना ज़रूरी है। जी ना, आपको समझ में? तो अभी मैं आपको ना वोकैबुलरी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने वाला हूँ, जिसमें वन वर्ड भी कवर करूंगा, वोकैब भी कवर करूंगा, और उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करवाने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस वाले वीडियो लेक्चर से मैं आपका CGSI का जो सिलेबस है उसे पार्ट बाय पार्ट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहला जो सेक्शन आप बच्चों के लिए प्लान किया हुआ है वो है वोकैब का। वोकैब पर मैंने आपको बताया था एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड के कुल 5 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, जिसके लिए हमको रेडी भी रहना है, ठीक है। चलिए अब फटाक से अपना काम चालू करते हैं। वोकैबुलरी में जो सबसे पहला टर्म है, अच्छा एक मैंने आप बच्चों के लिए जो है कोट लिखा हुआ, एक बार इस कोट को समझने की कोशिश करते हैं। कोट में कहता है, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। इसका कहने का सेंस है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना धीरे जा रहे हैं, जब तक आप रुके ना। तो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी एंड विन द रेस। तो बस ये वाली बात कहने की कोशिश कर रहा है। मतलब मैं आपसे ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे लोग कि ना डेली पढ़ो इंग्लिश को। अगर आप चाहते हो जेन्युइनली कि आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी हो जाए, तो उसके सिर्फ 3 तरीके हैं, रीडिंग, रीडिंग एंड रीडिंग, और कोई चौथा तरीका नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पर थोड़ा 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 इंग्लिश रीड करते हुए चलते हो ना, तो इंग्लिश के सेक्शन पर आप देखोगे थ्रू द टाइम 10 दिन 15 दिन 20 दिन में बहुत अच्छा खासा सेक्शन आप कवर कर चुके होगे। सीना को समय तो थोड़ा डेली 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 हम लोग को इंग्लिश पढ़ना है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में बात आती है कि सर हमको पढ़ना कहाँ से है, तो देखो एक तो बहुत ही स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, दैट इज द हिंदू। मैं द हिंदू बच्चों को सजेस्ट करता हूँ। वो गूगल पर आपको बहुत आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल भी जाएगा, एकदम। सब्सक्राइब नहीं भी करवा पा रहे हो तो करवा लेते हो तो बहुत अच्छा है। और इन केस, दूसरा मेरा पॉइंट ये है, इन केस कि आपको ना किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर मेरे को बहुत लेंदी पड़ता है द हिंदू पढ़ना, तो मैं इस वाली बात को क्लियर कर दूं कि द हिंदू आपको पूरा भी नहीं पढ़ना होता है। जो भी सेक्शन, जो भी आर्टिकल आप पसंद करते हैं अपनी मर्जी से, आप उतना ही उसको पढ़ो। किसी बच्चों को स्पोर्ट्स पसंद है, किसी बच्चों को पॉलिटिक्स पसंद है, किसी बच्चों को बॉलीवुड, खबरें बॉलीवुड की पसंद है, जो सेक्शन आपको पसंद आता है उस सेक्शन को निकालो और रीड करो। रीड करो, जितना हो सके उतना रीड करो। जितना ज्यादा आप उसे पढ़ोगे उतना ज्यादा आपकी इंग्लिश से दोस्ती होती जाएगी। तो इसका फायदा क्या मिलेगा सर? पहला तो आपकी इंग्लिश से दोस्ती हो जाएगी, तो जब मान लिया क्लोज टेस्ट एग्जाम में आती है तो रीडिंग स्पीड अच्छी रहेगी, तो फटाफट फटाफट रीड करके चीजों को कंप्रीहेंड करने लगोगे। दूसरा क्या कि जब ना अच्छी लेवल की इंग्लिश पढ़ो, जब अच्छी जगह से इंग्लिश पढ़ो, तो क्या होता है कि ना जितना ज्यादा हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं ना, उतना हम लोग इंग्लिश को ना सही देखने की हमारी हैबिट सेट हो जाती है। तो क्या होगा, जब एग्जाम में जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आएगा या फिर स्पॉट द एरर का जब क्वेश्चन आएगा, ग्रामेटिकल एरर जब आपको ढूंढने के लिए आएगा, तो अब सेंटेंस जब आप देखोगे ना, तो सेंटेंस में, क्योंकि आप बहुत समय से सही 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 इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहे हो न्यूज़पेपर में, तो अचानक से जब आप कोई गलत इंग्लिश देखोगे क्वेश्चन एक पेपर में, एग्जाम में, तो आपको ना अंदाजा लग जाएगा कि यार यहां पर ना कुछ गलत हो रहा है। आपको भले ही एग्जैक्ट रूल नहीं भी पता होगा, लेकिन आपने वो सेंटेंस देखकर अंदाजा लगा लोगे कि यार यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है। पॉइंट आ रहा है आपको समझ में? तो मैं आपसे ये वाली बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम में ना आपको इस वाली बात को समझना पड़ेगा। एग्जाम में ना कोई आपसे ग्रामर का नियम नहीं पूछने वाला है। हाँ, उस सेंटेंस इंप्रूवमेंट को सॉल्व करने के लिए ग्रामर के नियम पता होने चाहिए, लेकिन कोई ग्रामर का नियम नहीं पूछने वाला है। तो अगर आप लगातार अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड इंग्लिश पढ़ते रहते हो, सही इंग्लिश पढ़ते रहते हो, तो आपको सही इंग्लिश देखने की हैबिट हो जाती है। और फिर आप क्या करते हो, जब सामने गलत इंग्लिश दिखती है तो फटाक से उसको करके बोल देते हो कि हाँ यार ये वाला पार्ट गलत था। ये एक फायदा है अगर आप डेली बेसिस पर इंग्लिश रीड कर रहे हो तो। आगे बात पकड़ में, चलिए आगे बढ़ते। मैं आपके लिए फटाक से जो है कंटेंट स्टार्ट करता हूँ। एक वर्ड है, दिस इज द फर्स्ट वर्ड, नेम इज अ ईगोइस्ट, ठीक है। अब ये शब्द वोकैब का शब्द है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स लिए हुए हैं जिसको मैं कवर करवाना चाह रहा था बच्चों को, तो एक बार इत्मीनान से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ईगोइस्ट क्या होता है? ईगोइस्ट हम उन लोगों को कहते हैं जिनमें ना हमेशा ये फीलिंग रहती है कि भगवान सबका भला करे लेकिन शुरू मुझसे करे। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई सबसे पहले जो है मेरा फायदा हो जाए, जिनको, जो हमेशा खुद को सामने, खुद को फर्स्ट में रखना चाहते हैं, जो थोड़े से स्वार्थी काइंड ऑफ पीपल होते हैं, तो उनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ईगोइस्ट। तो ईगोइस्ट शब्द यूज होता है थोड़ा स्वार्थी काइंड ऑफ पीपल के लिए, ठीक है।
आगे बढ़ सकते हैं अपन लोग। अगला जो शब्द आता है मेरे पास दैट इज ईगोटिस्ट। देखो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में आप अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो सिर्फ एक टी का फर्क है। यहां पर ईगो IST लिखा हुआ है, यहां पर ईगो TIST लिखा हुआ है। तो आप अगर देखोगे तो ईगोटिस्ट में एक टी एक्स्ट्रा लगा हुआ है। अब ये किन के लिए यूज होता है भाई? ऐसे लोग जो हमेशा मैं ही करते रहते हैं। कैसे बोलते हैं लोग? तेरे को पता नहीं है मैं क्या काम करता हूँ, तेरे को पता नहीं है मैं पार्टी की शान रहता हूँ, तेरे को पता नहीं जब मैं बोलता हूँ तो सब सुनते हैं, तेरे को पता नहीं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, जो दिन भर मैं ही बोलते रहते हैं। उनके पास कोई और टॉपिक ही नहीं है बात करने के लिए खुद के अलावा। तो उनके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं ईगोटिस्ट। क्या दिमाग में? तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में एक ही टी का फर्क है, आपने गौर किया होगा। तो इसको मैं याद रखने के लिए आपको एक टर्म शेयर कर रहा हूं बस। आप दिमाग में सेट करो दैट टी स्टैंड्स फॉर टॉक। मैंने क्या बोला? दैट टी स्टैंड्स फॉर टॉक। दैट टी स्टैंड्स फॉर टॉक। इस वाले टी का मतलब आप टॉक से लो। टॉक का मतलब होता है बात करना। तो जो हमेशा अपने ही बारे में बात करता रहता है, अब उसको ईगोटिस्ट बोल दो। पक्का कोई ना कोई आपके आसपास ऐसा होगा जो ऐसे ये काम बिल्कुल करता होगा। मोबाइल में उसका नाम सुधार और ईगोटिस्ट लिख दो। करना मत, उसे पता चलेगा, नाराज हो जाएगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टर्म है हम बच्चों के पास, अगला जो टर्म है दैट इज ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट दरअसल हम लोग किन के लिए यूज करते हैं, जरा इत्मीनान से समझने की कोशिश करो। ऑल्ट्रिस्ट में देखो मैंने फोटो किन की दिखाई हुई है। मतलब अगर मान लिया आपको शब्द की मीनिंग भी याद ना हो, सिर्फ फोटो ही दिमाग में रख लो कि सर ने ऑल्ट्रिस्ट के लिए मदर टेरेसा की फोटो दिखाई थी, तो भी अपना काम बन जाएगा। कैसे सर? भाई मदर टेरेसा क्या करती थी, तुम खुद सोचो। मदर टेरेसा वो पर्सन है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ दूसरों के भला करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए निकाल दी। स्वीकार करते हो इस वाली बात को? तो मदर टेरेसा के लिए मैंने वर्ड रखा है ऑल्ट्रिस्ट, या ऑल्ट्रिस्ट पे मैंने फोटो दिखाई है मदर टेरेसा की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्ट्रिस्ट उन लोगों को कहा जाएगा जो हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं। तो आपके लिए वन वर्ड का क्वेश्चन बन गया, वन हु ऑलवेज बिलीव्स इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। आंसर है ऑल्ट्रिस्ट। सर ने याद रखने के लिए मदर टेरेसा का फोटो दिखाया था। तो अगर मेरे को याद रह जाता है कि सर ने ऑल्ट्रिस्ट के लिए मदर टेरेसा का फोटो दिखाया, तो मेरा काम बन गया है एग्जाम में। मैं समझ जाऊंगा कि ऑल्ट्रिस्ट माने दूसरों का भला करने वाला। बात एक्सेप्ट हो गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड चलते हैं दैट इज इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट दरअसल क्या होता है बच्चे लोग, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोवर्ट उन लोगों के लिए यूज होता है जो ना घूमना फिरना, लोगों से मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं करते। उनकी ना अपनी ही एक अलग दुनिया है जिसमें वो रहना पसंद करते हैं, अकेले। ज्यादा लोग नहीं चाहिए उनको अपनी लाइफ में। दे काइंड बी जीनियस एज वेल। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे टॉपर वगैरह, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते होंगे, बस काम की बात करते हैं, हो गया। और घर में बैठे रहते हैं, अपना पढ़ाई करते रहते हैं। जैसे ये देखो, ये चिड़िया देखो, ये चिड़िया चाहती तो थोड़ा सा बीच में यहाँ एडजस्ट होकर या इधर कोहनी मार के यहाँ सेट हो सकती थी, लेकिन ये चिड़िया अलग आकर बैठी हुई है इस पूरी लाइन से। तो इस चिड़िया के लिए क्या शब्द मैं यूज करूंगा? इंट्रोवर्ट। गया दिमाग में? कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन लोग? आइडिया एक्सेप्टेड है? चलिए अगला टर्म है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट किन के लिए यूज होता है? इंट्रोवर्ट का एकदम अपोजिट। इंट्रोवर्ट मिलना जुलना नहीं चाहते, एक्सट्रोवर्ट जितना घुमाओ उनको घूमने के लिए तैयार है, जितना घुमाओ। घर में तो ये कभी मिलेंगे ही नहीं तुमको, अपने पड़ोसी के घर में जाके देख लो, वहां दिख सकता है आदमी, लेकिन अपने घर में नहीं मिलेगा। तो एक्सट्रोवर्ट उनके लिए यूज करते हैं एकदम घूमने फिरने, लोगों से मिलने जुलने वाले लोगों के लिए, उनके लिए यूज होता है एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, अगला जो टर्म है अपने पास ये है, ये जब मिलजुल कर सब आते हैं तब ऐसा होता है। अगला जो टर्म है अपने पास वो है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट दरअसल किल के यूज होता है, जरा बात को समझना। वर्ट का मतलब होता है टर्न। इंट्रो मतलब अंदर की तरफ जब टर्न होता है, एक्सट्रो मतलब जब बाहर की तरफ जो टर्न होता है, एम्बी मतलब बोथ, थोड़ा इंट्रोवर्ट थोड़ा एक्सट्रोवर्ट। एग्जाम में वर्ड यूज होता है बहुत। तो ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत घूम भी लेते हैं, थोड़ा बहुत घर में बैठ के पढ़ भी लेते हैं, मेरे तुम्हारे जैसे सामान्य लोग, इन लोगों के लिए वर्ड यूज होता है एम्बीवर्ट। ठीक है, फोटो मैंने किनकी दिखाई? फोटो मैंने दिखाई स्पाइडरमैन की। अब स्पाइडरमैन के दो रूप है, एक है ये पीटर पार्कर वाला, एक स्पाइडरमैन वाला है।
अब स्पाइडरमैन जब ये बनता है तो देखो कैसे जाला फेंक फेंक के दिन भर उड़ता ही रहता है, बैठता कहीं, दिन भर देखो जाला फेंक के कहीं ना कहीं लटक रहा है। और जब पीटर पार्कर बनता है तो देखो घर में हमेशा बैठकर जो है अपना काम करता रहेगा, कुछ ना कुछ पढ़ाई करता रहेगा, कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहेगा। तो जब पीटर पार्कर बना तो इंट्रोवर्ट, जब स्पाइडरमैन बना तो जाला फेंक फेंक के उड़ रहा है, एक्सट्रोवर्ट। लेकिन इस टोटल पर्सनैलिटी के लिए क्या वर्ड आएगा? एम्बीवर्ट। या दिमाग में? तो अगर आपके दिमाग में रह जाए कि सर ने मुझे एम्बीवर्ट के लिए स्पाइडरमैन की फोटो दिखाई दी, तो अपना काम बन गया ना। अगला वर्ड है मिसेंथ्रॉप। अब इस फोटो को देखो, आप इस फोटो को आप पहचानने की कोशिश करो, अगर आप इस इंसान को पहचानते होगे तो। ये दरअसल जोकर है, बैटमैन मूवी का। बैटमैन डार्क नाइट मूवी आई थी ना, उस मूवी का ये विलन है जोकर, है ना। अब इस मूवी में दरअसल आपने देखा होगा अगर कभी जोकर को, या कभी तो सुना होगा जोकर के बारे में। ये जो है ना, ये ना लोगों से ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, खासकर गौतम सिटी के इंसानों से, क्योंकि वो गौतम सिटी के जो लोग हैं ना इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश नहीं आते। तो इसको ना उन लोगों के प्रति ना नफरत हो जाती है, और ये क्या चाहता है कि ना उस पूरी की पूरी सिटी को ये उड़ा दे। तो ये गौतम सिटी के लोगों से नफरत करता है। तो ऐसा इंसान जो लोगों से नफरत करता हो, एग्जाम में आपका सीधा क्वेश्चन आएगा वन वर्ड में, वन हु हेट्स पीपल, उसके लिए वर्ड होता है, वर्ड क्या है? मिसेंथ्रॉप। ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए, एकदम एग्जाम में वन वर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। वन हु हेट्स पीपल, आंसर इज मिसेंथ्रॉप। अगर आपके दिमाग में रह जाए कि सर ने मिसेंथ्रॉप के लिए जोकर मूवी की फोटो दिखाई थी, जोकर की फोटो दिखाई थी, बैटमैन मूवी का ये विलन रहता है, तो आपके दिमाग में पूरी कहानी बन जाएगी। मिसेंथ्रॉप के लिए सर ने क्या दिखाया? जोकर दिखाया। जोकर क्या करता था? गौतम सिटी के लोगों को उड़ाना चाहता है। उड़ाना चाहता है इसका मतलब उनसे नफरत करता है। तो वन हु हेट्स पीपल, जवाब क्या हो गया? मिसेंथ्रॉप। बहुत बेहतरीन तरीका है इस तरह से चीजों को दिमाग में रखने का। एग्री करते हो? ठीक है। ऐसे ही ना बहुत बढ़िया बढ़िया जो कंसेप्ट हैं मैंने अपने रिकॉर्डेड सेशन में अपलोड करके रखे हुए हैं। आप बिल्कुल सीजीपीएससी नॉलेज ऐप में जाकर उसे परचेस कर सकते हैं, उस पर अपना टाइम दे सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। अगला जो टर्म है ये है मिसोजिनिस्ट। अब देखो मिसोजिनिस्ट क्या होता है? मिसोजिनिस्ट क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। ये मूवी देखी है आपने? ये मूवी देखकर याद आ रहा है आपको कुछ? ये मूवी है दरअसल हलचल मूवी है ये। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आज आपका होमवर्क है, जाओ हलचल मूवी देखो जाकर। बेहतरीन मूवी, जबरदस्त मूवी। इस मूवी में क्या होता है, ये जो आपको पांच पांडव जो दिखाई दे रहे हैं, ये पांचों पांडव है ना, ये पांचों पांडव, ये लोग शादी नहीं किए रहते हैं, परेश रावल को छोड़कर। वो थोड़ा सा उसमें एक हिडन स्टोरी, आप मूवी देखो तो समझ में आ जाएगा। तो ये पांचों पांडव ना शादी नहीं करते हैं क्योंकि ये लोग ना वुमन से नफरत करते हैं। अब वो मूवी देखो तो आपको पता चल जाएगा, है ना। वो कुछ अपने गेट पर वो बोर्ड भी लगा कर रखते हैं, अब देखो तो ख्याल हो जाएगा आपको। तो ऐसा इंसान जो वुमन से नफरत करता हो या वुमन के साथ कंफर्टेबल नहीं रह पाता हो, उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? मिसोजिनिस्ट। तो अब आपके दिमाग में सिर्फ इतना रहना चाहिए कि सर ने मिसोजिनिस्ट के लिए फोटो दिखाई है हलचल मूवी की। बस आपके दिमाग में इतना रहना चाहिए कि सर ने मिसोजिनिस्ट के लिए फोटो दिखाई है हलचल मूवी की, बस हो गया काम अपना। हलचल मूवी में क्या होता है? वो लोग वुमन से नफरत करते हैं। इसका मतलब जो वुमन से नफरत करता होगा, वन हु हेट्स वुमन, आंसर क्या हो जाएगा? मिसोजिनिस्ट। तो आपको सिर्फ इतना ही दिमाग रखना है कि मैं कौन से वर्ड के लिए कौन सी फोटो आपको दिखा रहा हूं, अपना काम बन जाएगा ना। एग्जाम में अपना काम बन जाएगा। अपने को इतना ही तो चाहिए बस, और क्या चाहिए। ये भाई को तो अपन पहचानते हैं, पहचानते हैं अपन भाई को, एग्री करते हैं क्या? तो भाई के लिए मैंने क्या वर्ड लिखा है? भाई के लिए मैंने वर्ड लिखा है मिसोगैमिस्ट। भाई के लिए वर्ड है मिसोगैमिस्ट। अब मिसोगैमिस्ट किन के लिए हम लोग यूज करते हैं? मिसोगैमिस्ट उनके लिए हम लोग यूज करते हैं जो शादी नहीं करना चाहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि जो शादी है वो मोह माया है। तो जो लोग शादी नहीं करना चाहते, वन हु हेट्स मैरिज, उनके लिए अपन क्या वर्ड यूज करेंगे? मिसोगैमिस्ट। भाई बिल्कुल शादी नहीं करना चाहते, एकदम वन मैन आर्मी की तरह रहते हैं, तो इनके लिए दरअसल हम वर्ड यूज कर सकते हैं मिसोगैमिस्ट। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है। अगला वर्ड है अपने पास एसेटिक। एसेटिक दरअसल क्या होता है इसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एसेटिक दरअसल, देखो मैंने फोटो किनकी दिखाई है, फोटो देखोगे तो सब कहानी समझ में आ जाएगी। एसेटिक वर्ड के लिए सर फोटो किसकी दिखा रहे हैं? गौतम बुद्ध साहब की। गौतम बुद्ध साहब कौन है ये? गौतम बुद्ध साहब को अगर आपको ख्याल हो तो ये ना एक राजा के पुत्र थे, दरअसल ये खुद भी राजा ही थे, है ना। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इन्होंने ना राजपाट सब कुछ त्याग दिया था
और जंगलों में चले गए थे, परिवार वगैरह सब त्याग दिया था इन्होंने। ऐसा नहीं कि इनके जीवन में कोई गरीबी थी, राजा थे भाई ये। तो इन्होंने सब कुछ त्याग दिया था और चले गए थे जंगलों में। जंगलों में चले गए थे आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। और कुछ 31 वर्ष की उम्र में इनको आध्यात्म मिला और ये वापस लौटे और बौद्ध धर्म की स्थापना कर दी। स्वीकार करते हो? तो मैंने एस्थेटिक वर्ड में फोटो दिखाई है गौतम बुद्ध की, और गौतम बुद्ध की हिस्ट्री आपको पूरा पता है। तो अब इससे मीनिंग क्या बन गई? ऐसा इंसान, ऐसा इंसान समझने की कोशिश करना, ऐसा इंसान जो क्या करे, ऐसा इंसान जो मोह माया को छोड़ गए, पूरी इस जीवन के ऐशो आराम को त्याग दे और अपना जीवन आध्यात्म में लीन कर दे, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? एस्थेटिक। वन हु डज नॉट परस्यू लग्जरीज ऑफ लाइफ, ये आएगा वन वर्ड में। आंसर है एस्थेटिक। कई बात दिमाग में, ठीक है? तो एक बार मैं आपको ना पूरा फिर से दिखा देता हूं, फिर इसके बाद मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन प्लान किया हुआ है। इस क्वेश्चन आंसर सेशन में आप बच्चों को जो है मेरे साथ आंसर देने की कोशिश करनी है, लेकिन मैं आपको चाह रहा हूँ एक बार रिवाइज करवा दूं, फिर अपन फटाक से क्वेश्चन आंसर सेशन में चलते हैं। मैंने आपको 10 शब्द जो है इसमें याद करने की कोशिश की है। मैंने आपको 10 शब्द जो है इसमें याद करवाए, तो एक बार वो शब्द अपन इत्मीनान से देख लेते हैं, कौन कौन से वो शब्द हैं, फटाफट देख लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये रहे वो पहला शब्द, इगोइस्ट। इगोइस्ट जो सेल्फिश काइंड ऑफ पीपल होते हैं, जो हमेशा खुद को पहले रखते हैं, ठीक है। ये रहा वो दूसरा शब्द, ईगोटिस्ट। ऐसे लोग जो हमेशा अपने ही बारे में बातें करते रहते हैं, ईगोटिस्ट। जैसे देखो इसके मुंह से आई 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 निकल रहा है ना, यस इट्स ऑल अबाउट मी, ठीक है। अगला है अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट के लिए सर ने मदर टेरेसा की फोटो दिखाई थी, सिर्फ फोटो फोटो याद कर लो। अल्ट्रिस्ट के लिए सर ने मदर टेरेसा की फोटो दिखाई है। मदर टेरेसा क्या करती है? सबकी मदद करती है, ठीक है। तो जो सबकी मदद करना चाहेगा, अल्ट्रिस्ट। इंट्रोवर्ट, सबसे अलग रहने के लिए, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट, मिलजुल कर एकदम धूम मचाने के लिए, पार्टी टाइप पीपल होते हैं ये। अगला है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट दरअसल क्या होता है? दोनों, थोड़ा इंट्रोवर्ट थोड़ा एक्सट्रीवर्ट, नॉर्मल पीपल, मेरे तुम्हारे जैसे। अगला है अपने पास मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप मैंने जोकर की फोटो दिखाई है, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, दो लोगों से नफरत करते हैं। जोकर गौतम सिटी को उड़ाना चाहता था, मिसेंथ्रोप, दिमाग में डालो। अगला वर्ड है अपने पास मिसोगैमिस्ट, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट क्या करता है? मिसोजिनिस्ट में मैंने हलचल मूवी की फोटो दिखाई है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वुमन से नफरत करते हैं, ठीक है। वन हु हेट्स वुमन, ठीक है। अगला है मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट मैंने भाई की फोटो दिखाई है, भाई क्या करते हैं? शादी नहीं करना चाहते, वन हु हेट्स मैरिज, ठीक है। अगला है एस्थेटिक। एस्थेटिक मैंने गौतम बुद्ध की फोटो दिखाई है, जो लाइफ में ऐशो आराम सब कुछ छोड़ चुके हैं या छोड़ देना चाहते हैं, उनके लिए वर्ड हुआ एस्थेटिक, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये सारा का सारा वर्ड दिमाग में जा चुका होगा। अब एक बार मेरे पास कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंस पर हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आपको ये जो सेंटेंस लिखे हुए इसमें यस और नो, ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर देना है। ट्रू और फॉल्स में आपका आंसर आना चाहिए, और मेरे साथ आपको भिड़कर कोशिश करनी है समझने की, सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस सेंटेंस आपको समझना है, कंप्रीहेंड करना है। और मैं पूरा इंग्लिश जो है हिंदी में आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। जो बच्चे लोग हिंदी मीडियम के हैं, खासकर आप ध्यान दीजिए, आपके लिए मैं बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप बच्चों के लिए मैं थोड़ा कुछ कर सकूं। तो आपको भी उतना एफर्ट मेरे साथ डालना है। तो चलो शुरू करते हैं एक बार। पहला वाला जो सेंटेंस है क्या कहता है? इज एन ईगोइस्ट सेल्फिश, ठीक है। अब वो सेंटेंस आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। क्या ईगोइस्ट लोग सेल्फिश होते हैं क्या, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो क्या जवाब होगा? ईगोइस्ट लोग सेल्फिश होते हैं क्या, ट्रू और फॉल्स? ईगोइस्ट में मैंने आपको बताया था, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई भगवान सबकी मदद करे लेकिन शुरू मुझसे करे। तो ऐसे लोग जो हमेशा अपना ही भला चाह रहे होते हैं, उनको अपन सेल्फिश बोलते हैं। तो सही जवाब होगा ट्रू। एग्री करते हो? अगला है इज मॉडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ईगोटिस्ट। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। मॉडेस्टी, अब देखो आपको ना पूरा सेंटेंस समझ में आ चुका है। इज का मतलब होता है प्रश्न पूछ रहा है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है चरित्र है, किसका भाई? ईगोटिस्ट का। तो ये पूछ रहा है कि क्या मॉडेस्टी ईगोटिस्ट का चरित्र है, ये क्वेश्चन है। अब देखो अगर आपको सिर्फ मॉडेस्टी शब्द की मीनिंग पता चल जाए, अब देखो वोकैब में कितना पावर है। आपको ये पूरा सेंटेंस समझ में आ गया होगा। सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि क्या ईगोइस्ट लोगों का चरित्र है मॉडेस्टी। तो अगर आपको मॉडेस्टी शब्द की मीनिंग पता चल जाए तो पूरा सेंटेंस खुल नहीं जाएगा आपके लिए। इसलिए मैं कहता हूं वोकैब आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। मॉडेस्टी शब्द का मतलब होता है विनम्रता,
हो गया काम खत्म। क्या ईगोटिस्ट लोगों का, ईगोटिस्ट पता है ना कौन है, जो हमेशा मैं करते रहते हैं, क्या ईगोटिस्ट लोगों का चरित्र है विनम्रता? ट्रू और फॉल्स? कहां से उनका चरित्र विनम्रता होगा? फॉल्स। सीना है समझ में? इसका जवाब होगा फॉल्स। नेक्स्ट है, अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में नहीं आएगा, कंप्रिहेंशन के फॉर्म में आएगा। तो आपको चीजों को कंप्रिहेंड करना आना चाहिए। मैं कैसे कंप्रिहेंड करके आपको बता रहा हूँ, सेंटेंस पढ़ता हूँ और उसकी आपको मीनिंग निकाल कर देता हूँ, वही आपको मीनिंग निकालना आना चाहिए, तभी आप उन चीजों को डील कर पाओगे। फिर से कोशिश करते हैं। इज एन ऑल्ट्रिस्ट सेल्फिश? ऑल्ट्रिस्ट में किसकी फोटो दिखाया था, सोचो। ऑल्ट्रिस्ट में फोटो दिखाया था मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा सेल्फिश थे क्या? फॉल्स। नेक्स्ट है, डज एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ? क्या इंट्रोवर्ट खुद पर बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं? हाँ भाई, इंट्रोवर्ट वही लोग होते हैं जो ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, अकेले एकांत में रहते, पढ़ाई करते रहते, अपना कुछ कुछ काम करते रहते, तो खुद पर अटेंशन देते हैं। सही जवाब है यस, ट्रू। नेक्स्ट है, डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप? देखो प्रेफर का मतलब होता है चुनना, सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, और कंपेनियनशिप का मतलब होता है मिलना जुलना। तो आपसे कह रहा है कि जो एक्सट्रोवर्ट लोग हैं वो लोग मिलने जुलने के बजाय एकांत को चुनते हैं क्या? कैसे चुन लेंगे वो लोग? गलत बात है, नहीं चुनते। तो इसका सही जवाब होगा फॉल्स। वो लोगों को तो घूमना फिरना ही तो पसंद है, जितना घुमा फिरा दो उनको। अगला टर्म है, आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट? मैंने आपको बताया था ना, मेरे तुम्हारे जैसे लोग जो घूमते फिरते भी हैं, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं, तो उनको हम लोग एम्बीवर्ट बोलते हैं। तो सही जवाब है ट्रू, आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट। नेक्स्ट है, डज अ मिसेंथ्रोप लाइक पीपल? क्या मिसेंथ्रोप लोगों को पसंद करता है? मिसेंथ्रोप में सोचो, सर ने फोटो किसकी दिखाई थी? फोटो मैंने दिखाई थी जोकर की। जोकर क्या चाहता था? गौतम सिटी को उड़ा देना चाहता था। तो वो लोगों से प्यार करता था इसलिए उड़ा रहा है कि उनको? नहीं ना, नफरत करता है उनसे। सही जवाब होगा फॉल्स। नेक्स्ट है, डज अ मिसोजिनिस्ट एंजॉय द कंपनी ऑफ वुमन? सोचो, मिसोजिनिस्ट में सर ने फोटो किसकी दिखाई है? मिसोजिनिस्ट में सर ने फोटो दिखाई है हलचल मूवी की। एग्री करते हो? हलचल मूवी में जो 5 पांडव रहते हैं वो लोग शादी नहीं किए रहते हैं। एग्री करते हो? मतलब क्योंकि वुमन को पसंद नहीं करते हैं, तो वुमन को पसंद नहीं करते इसलिए उनके लिए वर्ड आएगा मिसोजिनिस्ट। ठीक है, तो एंजॉय द कंपनी ऑफ वुमन, तो क्या वो कंपनी को एंजॉय करते क्या उनके? नहीं ना भाई, पसंद नहीं करते, कहां से एंजॉय करेंगे? फॉल्स। डज एन एस्थेटिक लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी? क्या एस्थेटिक लोग लग्जरियस लाइफ को लीड करते हैं क्या? अब सोचो, एस्थेटिक में मैंने फोटो किसकी दिखाई है? एस्थेटिक में मैंने फोटो दिखाई है गौतम बुद्ध साहब की। गौतम बुद्ध साहब राजपाट त्याग करके जंगलों में गए थे आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। इसलिए क्या कि जंगलों में बढ़िया डांस चलेगा, नागिन डांस देखूंगा मैं? नहीं ना, उनको आत्मज्ञान चाहिए था, त्याग कर दिए थे। ये बोल रहा है कि जिएंगे उसको। फॉल्स है। नेक्स्ट है, डज अ मिसोगेमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज? क्या मिसोगेमिस्ट लोग शादी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं? सोचो, मिसोगेमिस्ट में फोटो किसकी दिखाई है मैंने तुम्हें? मिसोगेमिस्ट में फोटो मैंने तुम्हें दिखाई थी सलमान खान की, भाई की। भाई शादी को अवॉइड करते हैं, सच बात है, ट्रू। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ट्रू। मैं होप मैं इस वाली बात को समझ पा रहा हूँ, मैं इस वाली बात को कंसिडर कर पा रहा हूँ कि आप बच्चों को अब जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। 10 शब्द मैंने आपको दिखाए और इन 10 शब्दों की जो है मैंने आपको मीनिंग भी बताई। ठीक है, इसके अलावा मैं धीरे धीरे आपसे और भी कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करता जाऊंगा। आप बच्चे लोग मेरे साथ इस वाले यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल जुड़े रहिए। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आप बिल्कुल चैट सेक्शन अपनी क्वेरीज डालिए। आई एम हियर टू हेल्प यू। जितना हो सके मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा, कंटेंट आपसे लगातार रेगुलर बेसिस पर शेयर करता रहूंगा। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश का जो कोर्स है, जो कि रिकॉर्डेड वीडियोज है, आप उसे कंसिडर करना चाहते हैं अपनी एसआई मेंस के प्रिपरेशन के लिए, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दिस इज अ हेल्पलाइन नंबर। इस पर जो भी आपको हेल्प की जरूरत होगी वी विल प्रोवाइड यू। ठीक है, कंफर्टेबल हैं आप लोग? ठीक, तो बच्चे लोग बहुत अच्छा लगा आपसे इस वाले सेशन में इंटरेक्ट करके। आपसे फिर मुलाकात होगी नए वाले सेशन पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं।